नमस्कार। और आज की हमारी इस नई विस्तृत चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूं और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम में से लगभग हर उस इंसान से जुड़ा है जिसने कभी भी हवाई यात्रा की है। बिल्कुल। नमस्कार, मैं भी यहाँ हूँ इस चर्चा में आपका साथ देने के लिए। और आज का जो विषय है ना, वो सच में हर आम यात्री की एक बहुत पुरानी परेशानी से जुड़ा है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। सोचिए, हम में से कोई भी जब सड़क पर चलता है या किसी सामान्य बाजार में जाता है तो वहाँ मांग और आपूर्ति के जो सामान्य नियम होते हैं वो काम करते हैं। राइट, बाजार के नियम। लेकिन जैसे ही हम एक हवाई अड्डे के अंदर कदम रखते हैं और विशेष रूप से उस सिक्योरिटी चेक या कह लें उस मेटल डिटेक्टर को पार करते ही अर्थशास्त्र के नियम अचानक से क्यों बदल जाते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही जाना पहचाना अनुभव है। ऐसा लगता है जैसे किसी ऐसे ग्रह पर आ गए हों जहां महंगाई का अपना एक अलग ही गुरुत्वाकर्षण है। 5 रुपए की एक साधारण सी चाय अचानक 50 या 100 रुपए की कैसे हो जाती है? बिल्कुल। और हम सब ने ये महंगा चक्रव्यूह कभी ना कभी झेला है। एकदम। और आज की इस चर्चा में हम इसी चक्रव्यूह पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक नई और सच कहूं तो बेहद चौंकाने वाली पहल के बारे में है। हाँ, और इस पहल ने इस पूरे परिदृश्य को ही उलट कर रख दिया है। चलिए इस मुद्दे की तह तक जाते हैं, क्योंकि अब भारतीय हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे नाम की एक नई सुविधा शुरू की गई है। और आपको पता है वहाँ क्या हो रहा है? मैं तो जानता हूँ, लेकिन ये वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, वहाँ चाय सिर्फ 10 रुपए में मिल रही है और कॉफी मात्र 20 रुपए में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उस कृत्रिम महंगाई वाले ग्रह पर अचानक से सामान्य गुरुत्वाकर्षण वापस ला दिया हो। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि सतह पर देखने पर पहली नजर में ये केवल कुछ रुपए बचाने या रियायती भोजन का मामला लग सकता है। तो क्या ये सिर्फ सस्ते खाने की बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इन स्रोतों की गहराई में जाएं तो ये भारतीय विमानन क्षेत्र में एक बहुत बड़े और गहरे संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये उड़े देश का आम नागरिक यानी जो हमारी उड़ान योजना है उसके मूल उद्देश्य को सही मायनों में जमीन पर उतारने का प्रयास है। ये महज मेन्यू कार्ड में किया गया एक बदलाव नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक बड़ा बयान है कि देश के बुनियादी ढांचे को वास्तविक रूप से समावेशी कैसे बनाया जाए। आम जनता की पहुंच में कैसे लाया जाए। राइट। बिल्कुल, यही इसका असली मकसद है। ये एक बहुत बड़ा दावा है और इसी दावे को समझने के लिए मुझे लगता है हमें सबसे पहले इसके गणित को समझना होगा। हाँ, गणित समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। हर कोई ओवर प्राइस्ड ही मानता था। सही बात है। 50 रुपए तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, कई बार तो ये 100 या 150 तक चली जाती है। हाँ, और कोई भी आम यात्री जब अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा होता था तो टर्मिनल के अंदर इंतजार करते हुए एक छोटा सा स्नैक लेना भी उसकी जेब पर भारी पड़ता था। बिल्कुल, एक परिवार के लिए तो ये पूरा बजट ही बिगाड़ देता था। लेकिन अब इन नए उड़ान यात्री कैफे में चाय और पानी की बोतल मात्र 10 रुपए में मिल रही हैं। सोचिए, 10 रुपए। और मेन्यू केवल पेय पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, खाने के लिए भी कुछ है क्या? हाँ, स्रोतों के अनुसार अगर किसी को कुछ ठोस खाना है तो समोसा और वड़ा पाव भी सिर्फ 20 रुपए में उपलब्ध कराए गए हैं। अरे वाह, 20 रुपए में? बिल्कुल। इसके अलावा फिल्टर कॉफी भी मात्र 20 रुपए में मिल रही है। ये सीधे तौर पर जिसे हम स्ट्रीट प्राइस कहते हैं, यानी सड़क किनारे या शहर के सामान्य बाजारों में मिलने वाले भोजन की कीमतों को एक बेहद सुरक्षित और प्रीमियम जगह के अंदर ला खड़ा करता है। लेकिन यहीं पर मेरा एक बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल अर्थशास्त्र के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बताइए, क्या सवाल है? देखिए, हवाई अड्डा कोई सड़क किनारे की जगह तो है नहीं। ये एक बेहद हाई मेंटेनेंस बुनियादी ढांचा है। वहाँ की जमीन का किराया आसमान छूता है। वातानुकूलन या कह लें एसी 24 घंटे चलता है। बिल्कुल। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं। हाँ, और साफ सफाई का स्तर भी बहुत ऊंचा रखना पड़ता है। तो एक ऐसा व्यावसायिक मॉडल जो इतनी महंगी जगह पर 10 रुपए की चाय और 20 रुपए का समोसा बेचे, वो काम कैसे करता है? ये बहुत ही वाजिब तार्किक सवाल है। तब क्या ये वास्तव में व्यवहारिक है या फिर कुछ दिनों बाद वेंडर ये कह के भाग जाएंगे कि भाई हमें तो नुकसान हो रहा है,
ये कैफे अपना किराया कैसे निकाल रहे हैं? मैं समझाता हूँ। इस स्ट्रीट प्राइस मॉडल के काम करने का कारण ये है कि ये पारंपरिक हवाई अड्डा वाणिज्यिक मॉडल पर आधारित नहीं है। अच्छा, तो ये किस मॉडल पर काम कर रहा है? देखिए, आमतौर पर हवाई अड्डों पर जो बड़े और प्रीमियम रेस्तरां या लाउंज होते हैं, वे भारी भरकम लीज या राजस्व साझाकरण, ये मतलब रेवेन्यू शेयरिंग समझौते के तहत काम करते हैं। तो उन्हें तो बहुत किराया देना पड़ता होगा। बिल्कुल, उन्हें अपने बड़े स्थान, बैठने की व्यवस्था और प्रीमियम कर्मचारियों का खर्च निकालना होता है। लेकिन ये जो उड़ान यात्री कैफे जैसी पहले हैं, इनके पीछे एक अलग तंत्र काम करता है। वो तंत्र क्या है? यहाँ हवाई अड्डा प्राधिकरण यानी जो ऑपरेटर हैं, वो जानबूझकर इन विशिष्ट कियोस्क के लिए बहुत कम दरों पर जगह आवंटित करते हैं। अच्छा, तो मतलब जमीन के स्तर पर ही किराए में एक तरह की रियायत या नीतिगत बदलाव किया गया है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे रियायत से ज्यादा एक सार्वजनिक सुविधा जनादेश के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी पब्लिक यूटिलिटी मैंडेट। हाँ, बिल्कुल। जब ऑपरेटर किराए का बोझ कम कर देता है, तो वेंडर के लिए कीमतें कम रखना अपने आप संभव हो जाता है। ये तो लॉजिकल है। और दूसरा बड़ा कारक है वॉल्यूम, यानी बिक्री की मात्रा। मात्रा का क्या खेल है इसमें? देखिए, एक प्रीमियम कैफे दिन भर में शायद 100 कप कॉफी बेचेगा, वो भी 200 रुपए के हिसाब से। लेकिन एक उड़ान यात्री कैफे जहां कीमतें 10 और 20 रुपए हैं, वह दिन भर में 2000 कप चाय बेच सकता है। अरे हाँ, क्योंकि हर कोई खरीद सकता है। बिल्कुल। और इन कियोस्क में बैठने की जगह नहीं होती, जिससे प्रति वर्ग फुट लागत कम हो जाती है। जब कोई यात्री 10 रुपए की चाय लेता है, तो वो साथ में 20 रुपए का समोसा भी ले लेता है। सही बात है, क्रॉस सेलिंग हो जाती है। हाँ, तो कुल मिलाकर ये उच्च मात्रा और कम मार्जिन का खेल है, जो सरकार के नीतिगत समर्थन के कारण संभव हो पाया है। ये समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना तो ये केवल एक जादू जैसा लगता है। बिल्कुल, गणित समझना जरूरी है। लेकिन इस आर्थिक मॉडल के साथ साथ मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी तो है। मनोवैज्ञानिक पहलू? आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरा मतलब है, एक आम यात्री जब कांच और स्टील से बने उस विशाल टर्मिनल के अंदर जाता है और वहां महंगे विदेशी ब्रांड्स और आलीशान कैफे देखता है, तो कहीं ना कहीं वह एक अलगाव महसूस करता है। हाँ, ये तो है, एक तरह का इंटिमिडेशन होता है। बिल्कुल। उसे लगता है कि टिकट भले ही सस्ती मिल गई हो, लेकिन ये जगह उसके लिए नहीं बनी है। ये मनोविज्ञान, सच कहूं तो इस पूरी चर्चा का केंद्र है। स्ट्रीट प्राइसेस की उपलब्धता उस मनोवैज्ञानिक दबाव को पूरी तरह से खत्म कर देती है। कैसे? जब कोई व्यक्ति देखता है कि उसी चमकदार टर्मिनल के भीतर एक ऐसी जगह है जहां वो अपनी शर्तों पर, मतलब अपने शहर की कीमतों पर कुछ खरीद सकता है, तो वो अचानक उस विशाल बुनियादी ढांचे के साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि वो भी वहां का हिस्सा है। बिल्कुल। ये यात्री को ये संदेश देता है कि हवाई अड्डा कोई विशिष्ट क्लब नहीं है जहां प्रवेश के बाद उनकी महंगी शर्तों पर ही जीना होगा। राइट, बल्कि ये एक सार्वजनिक सुविधाएं हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हमारे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड होते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? अगर हम इस जुड़ाव वाली बात को ही थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो हमारी स्रोत सामग्री में एक और जानकारी है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। वो क्या जानकारी है? यह बात केवल इस बारे में नहीं है कि कितने में परोसा जा रहा है, बल्कि इस बारे में भी है कि क्या परोसा जा रहा है। मेन्यू की बात कर रही हैं आप? हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने वर्चुअली 11 प्रमुख हवाई अड्डों पर इन सुविधाओं का उद्घाटन किया। और अगर हम उन शहरों के नामों पर गौर करें, जयपुर, लखनऊ, पटना, राजकोट, जम्मू, श्रीनगर और इंदौर। और मैं आपको बता दूं, ये केवल 11 हवाई अड्डों तक सीमित नहीं है। अच्छा, और भी हैं क्या? हाँ, ताज़ा जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कुल मिलाकर 57 हवाई अड्डों पर ऐसी यात्री सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 57? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। बिल्कुल। इतने बड़े पैमाने पर इसे लागू करना यह दर्शाता है कि ये कोई छोटा-मोटा पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक स्थायी नीतिगत बदलाव है। पैमाना तो वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन जो बात मुझे हैरान कर रही है वो है इसका मेन्यू। ये बहुत ही स्थानीय और क्षेत्रीय है। स्थानीय कैसे? स्रोतों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जैसे पुणे के हवाई अड्डे पर वड़ा पाव मिल रहा है, चेन्नई में वड़ा, कोयम्बटूर में मेदू वड़ा और विजयवाड़ा में कचौरी या पैटीज दी जा रही हैं। हाँ, ये तो पूरी तरह से लोकल फ्लेवर हो गया। अब यहाँ मैं थोड़ा अलग नजरिया रखना चाहूंगी। क्या लोग हवाई यात्रा करते समय कुछ प्रीमियम या अलग तरह का अनुभव नहीं चाहते? आपका मतलब है कि वो वही चीजें क्यों खाएंगे जो रोज खाते हैं? बिल्कुल।
क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग रणनीति है कि हर शहर के हवाई अड्डे पर उसी शहर का सड़क छाप खाना परोस दो? मतलब क्या वाकई लोग एयरपोर्ट पर जाकर वही कचौरी खाना चाहते हैं जो उन्हें उनके घर के बाहर मिलती है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो हम पाएंगे कि ये बिल्कुल भी सतही मार्केटिंग या महज सस्ते खाने की रणनीति नहीं है। तो फिर इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे भारत के नए जनसांख्यिकीय वर्ग या कह लें कि यात्रियों के उस नए समूह का एक बहुत गहरा समाजशास्त्रीय अध्ययन है। समाजशास्त्रीय अध्ययन? वो कैसे? देखिए, ये समझना होगा कि अब हवाई जहाज में केवल मेट्रो शहरों के कॉरपोरेट अधिकारी या बड़े व्यापारी ही उड़ान नहीं भर रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। उड़ान योजना के तहत टियर 2 और टियर 3 शहरों के लाखों लोग पहली या दूसरी बार हवाई यात्रा कर रहे हैं। यानी वो वर्ग जिसने शायद पहले कभी हवाई अड्डे के अंदर का माहौल मतलब करीब से नहीं देखा था। सही कहा। और जब कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद पहली बार हवाई अड्डे पर आता है तो वो विशाल वातानुकूलित इमारत, वहां की जटिल सुरक्षा प्रक्रियाएं और अपरिचित ब्रांड्स उसे डरा सकते हैं। बिल्कुल, एक आम आदमी के लिए वो सब बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है। हाँ, और भारत जैसे विविध देश में भोजन केवल पेट भरने का साधन तो है नहीं। सही बात है। ये पहचान और आराम मतलब कंफर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब वही यात्री अपने स्थानीय हवाई अड्डे पर जाता है और उसे काउंटर पर वही मेदू वड़ा या कचौड़ी दिखती है, और वो भी उसी कीमत पर जो वो अपने मोहल्ले में चुकाता है, बिल्कुल, तो वो कांच और स्टील का वो डरावना टर्मिनल अचानक एक जानी पहचानी जगह में बदल जाता है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। मतलब अब टर्मिनल शहर से कटा हुआ कोई अलग विशिष्ट द्वीप नहीं रह गया है। हाँ, बल्कि उसी शहर की संस्कृति और जीवन शैली का ही एक स्वाभाविक विस्तार बन गया है। एकदम सही। और यही क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का असली मतलब है। आप केवल हवाई पट्टियां या एयर स्ट्रिप्स बनाकर शहरों को नहीं जोड़ सकते। तो और क्या चाहिए? आपको उस बुनियादी ढांचे के भीतर का वातावरण भी उन लोगों की आदतों और संस्कृति के अनुकूल बनाना होगा जो उसका उपयोग करने वाले हैं। बिल्कुल। जब आप चेन्नई में वड़ा या पुणे में वड़ा पाव परोसते हैं तो आप केवल एक स्नैक नहीं बेच रहे होते, आप उस यात्री को ये बता रहे होते हैं कि वो उस जगह से संबंधित है, वो वहां बिलोंग करता है। वाओ, ये तो हुई नीति, उसके अर्थशास्त्र और उसके सामाजिक प्रभाव की बात। लेकिन जो चीज इस पूरी कहानी में सबसे अलग है वो ये है कि ये सब हुआ कैसे। हाँ, इसका बैकग्राउंड भी बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर इतनी बड़ी नीतियां या तो लंबे नौकरशाही विमर्श के बाद आती हैं या फिर किसी चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा होती हैं। सही कहा, पॉलिसी बनने में सालों लग जाते हैं। और रोजमर्रा के समाचारों में हम अक्सर देखते हैं कि राजनीति में किसी भी मुद्दे पर भारी वैचारिक टकराव होता है। वामपंथी, दक्षिणपंथी, सत्ता पक्ष, विपक्ष, हर कोई अलग अलग दिशाओं में खींचता है। ये तो हमारे रोज के न्यूज चैनल्स का हाल है। बिल्कुल, लेकिन हमारी स्रोत सामग्री एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है, जहां एक बहुत ही दुर्लभ क्रॉस पार्टी मतलब हर दल का समर्थन देखने को मिला है। यह हिस्सा वाकई इस बात पर रोशनी डालता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनहित की नीतियां कैसे आकार ले सकती हैं। और यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि इस विश्लेषण में हम जो भी बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से स्रोत सामग्री में दर्ज तथ्यों पर आधारित है। बिल्कुल, हम निष्पक्ष होकर सिर्फ जानकारी साझा कर रहे हैं। हाँ, हम किसी दल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प है कि अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े नेता किसी एक मुद्दे पर कैसे एक साथ आए। तो ये शुरुआत कैसे हुई? स्रोतों के अनुसार इस पूरे बदलाव की शुरुआत या कम से कम इसे एक बड़ी गति तब मिली जब संसद में एक बहस हुई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने संसद में हवाई अड्डों पर भोजन और पानी की इस अत्यधिक उच्च लागत के बारे में चिंताएं उठाई थीं। उन्होंने वास्तव में उस दर्द को एक राष्ट्रीय मंच दिया जो भारत का हर मध्यम वर्गीय यात्री वर्षों से चुपचाप सह रहा था। बिल्कुल, और बात केवल मुद्दा उठाने तक ही सीमित नहीं रही। अच्छा, और क्या हुआ? हाँ, स्रोतों में एक और घटना का जिक्र है जो शायद राजनीति में बहुत कम देखने को मिलती है। जब मुंबई हवाई अड्डे पर इस किफायती भोजन की व्यवस्था को लागू किया गया तो राघव चड्ढा ने सार्वजनिक रूप से इस कदम की प्रशंसा की। ये तो वाकई मतलब बहुत दुर्लभ है। मेरा मतलब है, आमतौर पर विपक्ष हर नीति में कमियां ढूंढता है और सत्ता पक्ष विपक्ष के सुझावों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। हाँ, राजनीति तो ऐसी ही चलती है। लेकिन यहाँ एक पानी की बोतल और एक समोसे ने राजनेताओं को दलगत राजनीति से ऊपर उठने पर मजबूर कर दिया।
ऐसा क्या था इस मुद्दे में जिसने इतनी जल्दी आम सहमति बना दी? देखिए, ये इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि जब कोई समस्या इतनी सार्वभौमिक हो जाती है, मतलब यूनिवर्सल हो जाती है। हाँ, जो सबको इफेक्ट करे, बिल्कुल। जब वो सीधे आम उपभोक्ता की रोजमर्रा की परेशानी से जुड़ जाती है, तो वहां राजनीतिक सीमाओं और विचारधाराओं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। सही बात है। एक हवाई अड्डे पर मिलने वाली 500 रुपए की पानी की बोतल वामपंथी या दक्षिणपंथी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं, वो बस महंगी होती है। हाँ, वह बस एक आम यात्री के लिए अनुचित रूप से महंगी होती है। यह एक बहुत ही स्पष्ट बात है। उपभोक्ता का दर्द किसी विचारधारा का मोहताज नहीं होता। एकदम सही कहा आपने। जब किसी जनप्रतिनिधि ने इस दर्द को देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में उठाया, हाँ, और फिर मंत्रालय ने भी एक्शन लिया। बिल्कुल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बिना किसी राजनीतिक अहम के उस पर तेजी से और सकारात्मक रूप से काम किया। ये दिखाता है कि जब फोकस केवल उपभोक्ता समाधान पर हो तो ढांचागत नीतियों में कितनी तेजी से सुधार हो सकता है। ये तो एक बहुत बढ़िया मिसाल है। हाँ, ये सहकारी समस्या समाधान मतलब कोऑपरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक दुर्लभ लेकिन बेहद प्रभावी मामला है। ये वाकई एक ताज़ा हवा के झोंके जैसा है, जो ये साबित करता है कि बुनियादी मुद्दे आज भी व्यवस्था को झकझोरने और सकारात्मक बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। और इसी राजनीतिक सहमति और नीतिगत बदलाव के नतीजे हमें इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम हिस्से की ओर ले जाते हैं। वो हिस्सा क्या है? इसका वो बड़ा प्रभाव जो भारत के उभरते हुए मध्यम वर्ग पर पड़ने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो इस पूरी कवायद का मतलब इस पूरी मेहनत का अंतिम लक्ष्य वही जनसांख्यिकीय वर्ग है जिसके लिए उड़ान योजना बनाई गई थी। यहाँ मामला वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। जरा उड़ान योजना के मूल विचार पर गौर करें। जब ये योजना शुरू हुई तो इसका नारा क्या था? कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा। बिल्कुल। सरकार ने एक क्षेत्रीय रूट खोले, एयरलाइंस ने रियायती दरों पर टिकट दिए। बाहर से देखने पर ऐसा लगा जैसे मध्यम वर्ग के लिए हवाई जहाज के दरवाजे पूरी तरह से खुल गए हों। हाँ, टिकट तो सस्ती हो गई थी। लेकिन जैसे ही कोई परिवार उस दरवाजे से अंदर गया, टर्मिनल के महंगे कैफे और रेस्टोरेंट ने उनके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। ये अदृश्य दीवार वाला जो आपने रूपक इस्तेमाल किया है ना, वो यहाँ पूरी तरह से फिट बैठता है। सोचिए, एक परिवार ने 2500 या 3000 रुपए में किसी छोटे शहर से बड़े शहर की टिकट बुक की। वे खुश हैं कि उन्होंने पैसे बचाए। बिल्कुल, एक आम परिवार के लिए ये बड़ी बचत है। लेकिन फ्लाइट में देरी हो जाती है और उन्हें टर्मिनल पर 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। अब बच्चों को भूख लगती है, परिवार को चाय पीनी होती है। और फिर बिल आता है। हाँ, और जब वे बिल चुकाते हैं तो वो 1000 या 1500 रुपए का आता है। वो सस्ती टिकट का पूरा जो गणित था वो वहीं धराशायी हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि यात्रा की असली कीमत आखिर होती क्या है? तो क्या होती है असली कीमत? अर्थशास्त्र और परिवहन अध्ययन में हम इसे एंड टू एंड कॉस्ट या शुरुआत से अंत तक की लागत कहते हैं। यात्रा की कीमत केवल वो नहीं है जो एयरलाइन की वेबसाइट पर दिखाई देती है। राइट, वो तो सिर्फ एक हिस्सा है। बिल्कुल, घर से कैब लेकर हवाई अड्डे तक जाना, वहां कुछ घंटों तक रुकना, बुनियादी जरूरत का कुछ खाना पीना और फिर अपने गंतव्य पर उतरकर वापस शहर के अंदर जाना, ये पूरी एक श्रृंखला है। और उस पूरी श्रृंखला में हवाई अड्डे के टर्मिनल के अंदर का वो 1 या 2 घंटे का समय सबसे ज्यादा असंतुलित और बजट बिगाड़ने वाला हिस्सा हुआ करता था। एकदम से। उड़ान योजना ने टिकट की कीमत को तो नियंत्रित कर लिया था, लेकिन टर्मिनल के भीतर होने वाले खर्चे अभी भी एक बहुत बड़े वर्ग के लिए निषेधात्मक बने हुए थे, मतलब उनकी पहुंच से बाहर थे। हाँ, मध्यम वर्ग के लिए तो ये बहुत बड़ा झटका होता है। यह नया उभरते हुआ मध्यम वर्ग जिसके लिए हर एक रुपया मायने रखता है, उसके लिए 1500 रुपए का स्नैक बिल एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। यह नई उड़ान यात्री कैफे पहल अपने 10 और 20 रुपए के मेन्यू के साथ उस अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए तोड़ने का काम करती है। वाओ, ये तो सच में गेम चेंजर है। यह सुनिश्चित करती है कि यात्रा का पूरा अनुभव न कि केवल हवा में बिताया गया समय उस वर्ग के बजट के अनुकूल हो जिसके लिए पूरी योजना डिजाइन की गई थी। ये नजरिया वाकई बहुत व्यापक है। हम सिर्फ एक इमारत के रूप में हवाई अड्डे को नहीं देख रहे, बल्कि यात्रा को एक समग्र और पूर्ण अनुभव के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल, हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस। जब कोई परिवार बिना इस चिंता के कि उनका बजट बिगड़ रहा है, खुशी खुशी 20 रुपए में वड़ा पाव और 10 रुपए में चाय लेकर टर्मिनल की कुर्सी पर बैठता है, तब जाकर वो कागजी समावेशिता
जमीन पर सच होती दिखाई देती है। और यही वो बिंदु है जहां एक ढांचागत नीति वास्तव में एक सफल नीति में बदलती है। सही बात है। जब आम आदमी को ये एहसास होने लगे कि ये व्यवस्था उसके लिए काम कर रही है, तो वो व्यवस्था पर अधिक भरोसा करता है और उसका अधिक उपयोग करता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी और विस्तृत चर्चा को एक साथ समेटें, तो हमने कई दिलचस्प परतें खोली। हाँ, बहुत सारे पहलू सामने आए। हमने देखा कि कैसे मेन्यू में किया गया एक छोटा सा गणितीय बदलाव, मतलब 10 रुपए की चाय और 20 रुपए का समोसा, केवल पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक राहत लेकर आया है। बिल्कुल, एक बड़ी राहत है। हमने ये समझा कि कैसे ये मॉडल हवाई अड्डे जैसी महंगी जगह पर भी काम कर पा रहा है। 11 प्रमुख हवाई अड्डों से लेकर 57 हवाई अड्डों तक इसका विस्तार, और वो भी बिना किसी नुकसान के। हाँ, और कैसे स्थानीय स्वादों जैसे कचौरी और मेदू वड़ा ने कांच और स्टील के उन डरावनी टर्मिनलों को आम शहरों का एक जाना पहचाना विस्तार बना दिया। इसके साथ ही हमने उस दुर्लभ राजनीतिक परिदृश्य की भी पड़ताल की जहां एक आम यात्री की रोजमर्रा की परेशानी ने विचारधाराओं से ऊपर उठकर नीतियों में तेजी से बदलाव लाने का काम किया। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी बात थी। और अंततः ये सब कैसे भारत के उस तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के लिए हवाई यात्रा को सचमुच एंड टू एंड लोकतांत्रिक बना रहा है, जिसके लिए टर्मिनल के भीतर की वो महंगी और अदृश्य दीवार अब ढह चुकी है। ये सब वाकई एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव की कहानी है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री पर आधारित, लेकिन उससे थोड़ा आगे जाते हुए यहाँ एक ऐसा विचार है जिस पर मुझे लगता है कि हम सभी को सोचना चाहिए। वो विचार क्या है? हमने अभी विस्तार से बात की कि कैसे स्ट्रीट प्राइस का ये मॉडल हवाई अड्डों पर लागू किया गया है। बिल्कुल। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, हवाई अड्डे हमारे देश की सबसे उच्च सुरक्षा वाली, सबसे महंगी रियल एस्टेट और सबसे भारी रख रखाव वाली जगहों में से एक है। हाँ, इससे ज्यादा प्रीमियम जगह और क्या होगी? अगर इतने प्रीमियम स्थान के अंदर इतनी सख्त पाबंदियों और भारी खर्चों के बावजूद एक स्थायी व्यवसाय मॉडल के तहत 10 रुपए की चाय और 20 रुपए का समोसा सफलतापूर्वक बेचा जा सकता है, तो आप कह रही हैं कि तो ये हमारे समाज के अन्य प्रीमियम और कैप्टिव स्थानों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। आप शायद सिनेमाघरों या मल्टीप्लेक्स और निजी अस्पतालों की ओर इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। क्या भविष्य में मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को, जहां एक साधारण पॉपकॉर्न के टब की कीमत फिल्म के टिकट से भी ज्यादा होती है, इस मॉडल से कुछ सीखना पड़ेगा? हाँ, वहाँ तो कीमतें सच में आसमान छूती हैं। या फिर बड़े निजी अस्पतालों के कैंटीनों को, जहां एक बीमार व्यक्ति के परिवार को एक सादे भोजन के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती है, या यहाँ तक कि बड़े रेलवे स्टेशनों के प्रीमियम लाउंज को? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या इन सभी स्थानों को आम उपभोक्ताओं के लिए अपने मूल्य निर्धारण या प्राइसिंग मॉडल्स पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? अगर देश का सबसे प्रीमियम बुनियादी ढांचा यानी एक हवाई अड्डा आम आदमी के लिए अपनी कीमतें जमीन पर ला सकता है, तो ये बाकी जगहें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ये वाकई में यथास्थिति को, मतलब जो स्टेटस को है, उसको चुनौती देने वाला एक बहुत ही प्रासंगिक और गहरा सवाल है। हाँ, सोचने वाली बात तो है। अगर ये मॉडल यहाँ लंबे समय तक सफल होता है, तो ये निश्चित रूप से देश भर के उपभोक्ता बाजारों में और विशेष रूप से उन जगहों पर जहां उपभोक्ता के पास कोई और विकल्प नहीं होता, एक नई बहस छेड़ सकता है। और इसी विचार के साथ हम वापस वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ऐसा लगता है कि हवाई अड्डे के सिक्योरिटी चेक के अंदर उस महंगे ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अब टूट रहा है। और ये एक बहुत अच्छी बात है। और शायद जल्दी ही वो सामान्य गुरुत्वाकर्षण बाकी उन सभी जगहों पर भी वापस आ जाए जहां से उसे कृत्रिम रूप से गायब कर दिया गया था। उम्मीद तो यही है। अगली बार जब कोई भी यात्री 10 रुपए की वो चाय टर्मिनल पर पिए, तो ये याद रखना जरूरी है कि वो केवल चाय नहीं पी रहा है, बल्कि क्या कर रहा है? वो एक बदलते हुए अधिक समावेशी भारतीय विमानन इतिहास का स्वाद ले रहा है। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और सार्थक चर्चा रही आज की। बिल्कुल। आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय, नए स्रोतों और एक नई गहराई के साथ। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।